So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था मैं और एनी मैम ने कि हम लोग जेके पीएससी के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले सिलेबस को बताऊंगा कि सिलेबस है क्या और हम किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं। हमारा जितने भी लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर्स के एंड में एटलीस्ट 10 या 20 एमसीक्यूज में कराऊंगा ताकि you'd be able to understand, you'd be able to grasp, है ना, कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्चुअली में कहता क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से बनने की उम्मीद है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, है ना। तो along with that, if you haven't subscribed to my channel, so please do subscribe। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब ये देखो आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर +2 इंग्लिश, तो जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूछी जाएगी, जहाँ से आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड, रेनेसां, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न एज, तो इसका ओवरव्यू की ज़रूरत है ना। यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो सब आज का जो लेक्चर है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड पे है। आई एम गोइंग टू डिस्कस मिडिल इंग्लिश पीरियड इन डेप्थ एंड देन आई एम नॉट श्योर कि आज ही एक कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लेक्चर, है ना। तो आप एंड तक बने रहिएगा। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल और क्या कहते हैं कि लिटरेरी बहुत सारे चेंजेस आए, तो उनको हर चीज़ को हमें देखना होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है, यहाँ से लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो कहता है मिडिल इंग्लिश पीरियड विच इज़ अ क्रूशियल फॉर लिटरेरी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वाई एम सेइंग इट इज़ अ क्रूशियल फॉर लिटरेरी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज एंग्लो सेक्शन जो कि गवर्न किया जा रहा था लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था, है ना। तो उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है 1066 में, विच इज़ अ मेजर कह सकते हैं कि इवेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। वहाँ से मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है। वैसे दिस इज़ क्वाइट अननोन, है ना। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो नो वन नोज, बट स्टिल कंसिडर किया जाता है कि 1066 जो है वहाँ से हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी, है ना, इन सबको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में काउंट करते हैं। क्लियर है। तो कह सकते हैं कि 12 से 15th सेंचुरी को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में काउंट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे लिटरेरी का मतलब है यहाँ पे वॉवल का शिफ्ट होगा, है ना। जो ए ई आई ओ यू जो हमारा वॉवल है इंग्लिश में, है ना, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, यहाँ पे वॉवल शिफ्ट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अगर आप हाउस, आज के समय में हम इसको हाउस प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो हाउस करते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा फ्रेंच लीनिंग होता था क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। एंग्लो सेक्शन लैटिन इन्फ्लुएंस था, लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फ्रेंच से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। जैसे हाउस, हाउस को हुस पढ़ते थे, हुस, है ना। उसी तरीके से अगर हम नाइट बोले, नाइट, बहुत सारे नाइट्स के टेल्स आएंगे, है ना। नाइट बोले तो नाइट को बोलते थे कनेक्ट, कनेक्ट पढ़ा करते थे। उसी तरीके से वाइफ, वाइफ को विफ पढ़ते थे, है ना। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन था वो काफ़ी डिफरेंट था, जो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो यहाँ पे वॉवेल शिफ्ट भी होता है और कह सकते हैं कि ये अराउंड 100, मतलब अराउंड 1100 कह सकते हैं। इंग्लिश जो है इट बिगेन ट्रांसफॉर्मिंग, इट बिगेन्स टेकिंग एन आइडेंटिटी ऑफ इट सेल्फ, इट्स ऑन, है ना। तो इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है यहीं से। धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंग्लैंड है वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लेता है एज अ मेजर लैंग्वेज। क्योंकि पहले क्या था, एंग्लो सेक्शन में लैटिन का इन्फ्लुएंस था, तो जितने भी मेजर चाहे इंस्टीट्यूशंस हो गए या किंगडम हो गए या मतलब किंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, है ना, हर कोई, या एरिस्टोक्रेटिक लोग हो गए, ये सारे के सारे लोग लैटिन बोलते थे। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया और फ्रेंच इन्फ्लुएंस आने की वजह से लोग फ्रेंच बोलना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे 1100 में हम देखते हैं कि धीरे धीरे इंग्लिश की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है
और उसके बाद जब 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी में जब चौसर लिख रहे होते हैं, है ना, तो चौसर की जो लैंग्वेज है उसका देखो, उस वो भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में है चौसर के वर्क्स। तो जो लास्ट पीरियड है उनका वो प्योरली इंग्लिश में लिखी गई है ना। तो आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो वही कहता है इसमें कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो रफली नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से शुरुआत हो जाती है, बट वी कैन नॉट से कि एक्चुअल डेट क्या है क्या नहीं है, बट कंसीडर किया जाता है और अर्ली टुडोर पीरियड तक चलता है। नाउ कहता है कि दिस इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ ट्यूमल्ट एंड ट्रांजिशन, द हिस्टोरिकल एंड सोशल लैंडस्केप, चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। इसलिए जो सबसे पहला हमारा मेजर पॉइंट है वो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। प्लीज डू रिमेंबर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि एग्जाम काफ़ी इजी होने वाला है। तो दिस वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो उनके माइंड में आएगा अगर उनको पूछना होगा तो, कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई थी। तो 1066 वॉज द मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसके अंदर क्या होता है, विक्ट्री ऑफ विलियम द कॉन्करर। कॉन्करर जो थे वो कौन था, विलियम था। विलियम वॉज द कॉन्करर एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग। हेस्टिंग के बैटल में विलियम जीत के आए थे एंड वॉज द सिंगल मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसी समय क्या हुआ था, नॉर्मन फ्रेंच स्पीकिंग जो एलीट थे, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 सेंचुरीज फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि फ्रेंच जो था नॉर्मन पीरियड में कोर्ट का लैंग्वेज बन गया था। ऑलमोस्ट हर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली फ्रेंच बोला करती थी, ठीक है, लॉ के अंदर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और लैटिन जो था इट रिटेन इट प्रोमिनेंस इन द चर्च स्कॉलरी वर्क्स। क्लियर है। नाउ फ्रेंच वोकेबलरी जो है एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, द लिटरेचर ऑफ द अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड रिफ्लेक्ट द लिंग्विस्टिक रियलिटी, जो कि मैंने बताया वॉवल शिफ्ट होना, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, हाउस हाउस को हुज पढ़ते थे, वाइफ को वीफ पढ़ते थे, है ना, इस तरह से। एंड देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड वाज द राइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल, है ना। यूनिवर्सिटीज की स्टैब्लिशमेंट हुई, जैसे ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी। तो दे माइट आस्क यू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कौन से सेंचुरी में बनाई गई थी, तो 12th and 13th सेंचुरी में। ऑक्सफोर्ड वाज बिल्ड इन 12th सेंचुरी एंड कैम्ब्रिज वाज बिल्ड इन 13th सेंचुरी। इसके बाद ही हम देखेंगे जब रेनेसां आएगा तो रेनेसां के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए होते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ईयर था वो था द 100 ईयर्स ऑफ वॉर, है ना, इवेंट द 100 ईयर्स ऑफ वॉर, जो कि 1337 से लेके 1453 में होता गया। और ये रिकरेंस था, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, बट ऐसा था कि वॉर खत्म होके फिर शुरू, फिर खत्म होके फिर शुरू, तो एक तरह से 100 ईयर्स तक चला, है ना। और ये क्या था, प्रोटेक्टेड कंफ्लिक्ट विद फ्रांस वाइल डेवास्टेटिंग प्लेयर, ये फ्रांस और इंग्लिश के बीच में था, बस इतना याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो था 1337 से स्टार्ट हुई एंड 1453 तक चली, एंड दिस वॉर वॉज बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। नाउ ब्लैक डेथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट है, ब्लैक डेथ, जो कि 1348 से लेके 1349 तक चला ऑलमोस्ट, एंड दिस कैटास्ट्रोफिक पैंडेमिक वाइप्ड आउट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंग्लैंड। तो कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ इंग्लैंड जो था वो वाइप्ड आउट हो गया ब्लैक डेथ की वजह से, है ना। इसके पॉपुलेशंस बहुत कम हो गए थे। नाउ पीजेंस रिवॉल्ट होता है 1381 में, विच इज अ डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड टेंशन, है ना। कह सकते हैं कि जैसे ब्लैक डेथ है, ब्लैक डेथ की वजह से, सिर्फ ब्लैक डेथ की वजह नहीं होती, लेकिन एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं कि पेजेंट्स रिवॉल्ट होता है, जिसके अंदर टैक्स के बारे में, है ना, पोल टैक्स हो गए, द अपराइजिंग थ्रू अल्टीमेटली सप्रेस्ड एंड सेंट शॉकवेव्स थ्रू द रूलिंग क्लासेस। तो एक सेंस में ये कह सकते हैं कि सिंपल अगर हमें याद रखना कि पीजेंट से मतलब है फार्मर से, फार्मर्स से। तो फार्मर्स का रिवॉल्ट होता है, जिसके अंदर टैक्सेशन की बात होती है कि भाई टैक्स इतना ज़्यादा क्यों कलेक्ट कर रहे हो, है ना, एक हॉस्टाइल टैक्स कलेक्ट करना, है ना। एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे, है ना, जैसे जमींदारी सिस्टम जिसको कहते हैं, बस वही कह लो यहाँ पे कि जो पीजेंट्स रिवॉल्ट था वो पीजेंट्स के फेवर में था, फार्मर्स के लिए था, जो एक रिवॉल्ट किया गया जिसके अंदर टैक्स जो था वो मनमाने तरीके से ली जा रही थी, उस टैक्स पे रोक लगाई गई। ठीक है। नाउ द वॉर्स ऑफ द रोजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, डेट है 1455 से लेके 1487, जो कि एंड होता है टूडोर डायनेस्टी से, जो हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड का भी एंडिंग होता है ना।
नाउ कुछ और है, जैसे सर थॉमस मेलोडी का एक वर्क है लिमोटा डी ऑथरे, विच इज़ अगेन मिडियावल लिटरेचर, जिसके बारे में, जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातें करता है ना। नाउ प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया। 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी प्रिंटिंग प्रेस वेस्टमिंस्टर में, है ना। ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हो गया कि जितने भी वर्क्स थे, जितने भी पब्लिश्ड वर्क्स थे, वो चीप होने लगे, बुक्स चीप होने लगे, बाइबल चीप होने लगे, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया और लोगों के अंदर, तो यहाँ से कह सकते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड की मिडिल क्लास का राइज होना शुरू हुआ। बिकॉज आई मीन सिंस, क्योंकि मिडिल क्लास किसको कहते हैं, मिडिल क्लास वैसे क्लास होते हैं जो पढ़ा लिखा समाज होता है, जिसको अगर हम मॉडर्निज्म में आके पढ़ेंगे या विक्टोरियनिज्म में पढ़ेंगे तो उसको बुर्जुआ क्लास कहते हैं, बुर्जुइस क्लास कहते हैं। तो ये जो बुर्जुआ क्लास है, ये बुर्जुआ क्लास मिडिल अपर मिडिल क्लास है, एंड ऑल दीज पीपल आर वेल एजुकेटेड पर्सन, है ना। जैसे वाइट कॉलर जॉब्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, है ना, ये सारे के सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई, प्रिंटिंग प्रेस, ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस मिडिल क्लास का राइज होना शुरू हो गया, लोग पढ़ना शुरू किए क्योंकि चीज़ें सस्ती होने लगी थी। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि फैसिलिटेट किया, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्प्रेड किया लिटरेसी को, है ना, स्प्रेड किया नॉलेज को, है ना, और जिसकी वजह से एक तरह से रेनेसा आया। ना लिटरेरी करेंट्स एंड डोमिनेंट जॉनर ऑफ दिस एज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जॉनरा जो है इस एज का वो है रोमांस। अब रोमांस, व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन, है ना। ये रोमांस उस रोमांस की बात नहीं करता। ये रोमांस जो है वो सिबलिक रोमांस होता है, सेकुलर जॉनरा एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि टिपिकली इन्वॉल्व नाइटली हीरो। नाइटली हीरो का मतलब वैसे हीरो होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं, है ना, अंडरटेक्स अ पीरियस क्वेस्ट टू विन द लव ऑफ अ लेडी। तो सिंपल है, सिवलरी रोमांस जिसको कह सकते हैं। तो सिवलरी रोमांस में क्या होता है, कोर्ट की कहानियाँ होती है, या फिर वैसा नाइट जो कि किसी वुमेन को जब वो पसंद करता था तो वो उसके लिए, है ना, उसको जीतने के लिए, है ना, हर हदें पार करता था। विच मीन्स एक सेंस में ये भी कह सकते हैं कि उस समय का जो कोर्टली लव था, या उस समय का जो नाइट्स थो, जिस तरह से वो अपनी वुमेन को एक्सप्रेस करते थे, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते थे, अपने लव को, है ना, उसके बारे में लिखी गई थी, है ना। तो मोस्टली जो स्टोरीज़ हैं रोमांस में वो सिवलिरिक रोमांस है ना, नाइट्स के टेल हैं। उसके वर्च्यू के बारे में है, सिवलिरिक वर्च्यू देखो, जैसे मतलब वुमेन के वर्च्यू के बारे में कि कितना रिस्पेक्ट वो वुमेन को देते हैं, इन सारी चीज़ों के, वुमेन का ऑनर, है ना, इन सारी स्टोरीज़ के बारे में लिखी गई थी। जिसमें कहता है कि द मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंदर ऑल दीज एलिमेंट्स, है ना, ऑल दीज एलिमेंट्स, जैसे these stories are often set in fantastical and idealized past and feature supernatural elements, exotic setting and elaborate description of courtly life, which I have already explained. फिर कहते हैं कि द मैटर ऑफ ब्रिटेन जो कि लेजेंड ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज नाइट्स के बारे में है, द मैटर ऑफ फ्रांस जिसके अंदर द टेल ऑफ चार्ल्समैन एंड द प्लेडिंग्स के बारे में है, और द मैटर ऑफ रोम। थ्री डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स थे जो कि मैंने ओल्ड सेक्शन के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक दैट आउट। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। तो वैसे सिलेबस मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट करता है, बट मुझे लगता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को पढ़ने से पहले आपको एंग्लो सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो दैट इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मिडिल इंग्लिश था क्या, क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब भी हम पिछले एज को पढ़ते हैं तो अगले एज को समझने में आसानी होती है, क्योंकि इट्स ऑलवेज इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस एज। जो भी एज को हम पढ़ेंगे, सपोज अगर इफ वी आर रीडिंग मॉडर्निज्म, तो मॉडर्निज्म विल ऑलवेज बी इन कॉन्ट्रास्ट विद द विक्टोरियंस, और अगर विक्टोरियन को पढ़ेंगे तो विक्टोरियन विल ऑलवेज बी इन कॉन्ट्रास्ट विद रोमांटिक्स। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें लिखी जाती है। सो क्योंकि ड्यू टू दिस कॉन्ट्रास्ट, ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लिटरेचर बॉर्न होता है ना, एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी पैदा लेती है ना। अब जैसे की एग्जांपल्स, की वर्क्स जो है, सर गोएन एंड द ग्रीन नाइट का है, किंग हॉर्न है, हैवलॉक एंड डेन्स है, सर ऑर्फियो है, न्यूमरस ऑर्थेरियन रोमांसेस लिखे गए जैसे मेलोडी का लिमोटा डी ऑथर विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना। तो एक सेंस में ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा एज है एंग्लो नॉर्मन का, वो कहीं ना कहीं ओल्ड और मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर नॉर्मल फ्रेंच का कॉम्बिनेशन था। जैसे मैंने बताया कि डोमिनेंट लैंग्वेज जो है ये फ्रेंच है, लेकिन स्टिल चर्च के अंदर लोग आज भी लैटिन बोलते हैं। तो
एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन दोनों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी इन बिटवीन, मैंने कई बुक्स में पढ़ा है कि कहीं कहीं इन बिटवीन्स बोल दिया जाता है, ये जो पीरियड है इसको इन बिटवीन पीरियड्स कह देते हैं। एनीवे उसके बाद alliterative revival, which was in the 14th century. There was a significant resurgence of the poetry written from the heart back to the alliterative verses of old English, है ना, जिसमें कि alliterative revival की शुरुआत होती है, जहाँ पे सिजुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टर्म याद रखना है कि जहाँ पे जो सेंटेंस है, अब देखो alliterative revival का सिंपल मतलब है कि जो पोइट्री है ना, उसके अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कि ट्विक्स होने शुरू हो गए। जैसे एक कह सकते हैं कि अनराइम लाइन होते थे, है ना, विथ सिजुरा। सिजुरा एक होता है पॉज, जैसे होता है ना सेंटेंस के अंदर मिडिल में ही एक पॉज होता है, उसके बाद फिर हम सेंटेंस को स्टार्ट, मतलब फुल स्टॉप मिडिल में ही आ जाएगा, उसके बाद हम अगले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो वो सिजुरा से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन द मिडिल एंड रेगुलर पैटर्न ऑफ द एलिटरेटिंग स्ट्रेस सिलेबल द सब्जेक्ट मैटर दिस पोएम्स आर ऑफन सीरियस एंड मोरलिस्टिक। और जो पोएम्स होते थे एलिटरेटिव रिवाइवल के अंदर वो मोरलिस्टिक होते थे, रिलीजियस बैकग्राउंड होता था, हिस्टोरिकल एंड रोमांस थीम होते थे। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखने की जरूरत है। पहला कि ये जो समय था मिडिल इंग्लिश पीरियड, उसके अंदर वॉर पोइट्री लिखी गई थी। अब देखो ये वॉर पोइट्री मॉडर्न वॉर पोइट्री से बहुत डिफरेंट है। ये वॉर पोइट्री सिविलिटिक वॉर पोइट्स होते थे। जो नाइट्स होते थे वो अपने हेरोइक डीड्स के बारे में बातें करते थे, है ना। इसके अंदर कोई ऐसा वॉर नहीं है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, नहीं, वो हेरोइक डीड के बारे में बातें करता था। और दूसरा रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट सिंस द इंटायर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर कह सकते हैं, जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस हुआ था बाइबल से, है ना, बिब्लिकल स्टोरीज से। तो इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ड्रामा को पढ़ रहे होंगे, तो ड्रामा का जो इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर दिखता है, हमें बाइबल के अंदर से दिखता है, बिब्लिकल, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्रामाज लिखे गए, है ना, चाहे मोरालिटी प्ले हो गया, मेडिकल प्ले हो गया, मिस्ट्री प्ले हो गया। सो ऑल दीज प्लेज वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइबल, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स था। तो पहला वॉर पोइट्री लिखी जाती थी, दूसरा रिलीजियस पोइट्री लिखी जाती थी, और तीसरा रोमांसेस लिखे जाते थे। और रोमांसेस सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि मैंने बताया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जैसे की टेक्स हो गए, पायर्स प्लोमन हो गए, सर गोयन एंड द ग्रीन नाइट हो गया, पर्ल पोइट्री हो गई, है ना। ना रिलीजियस एंड डिवोशनल लिटरेचर, जैसे मैंने पहले बताया, रिलीजियस टोन होते थे, रिलीजियस पोइट्री भी लिखी जाती थी। उसके की एग्जांपल्स हो गए आपके, है ना, एनार्किन विसेस हेल मैनहुड, रिचर्ड रॉल्स द फायर्स ऑफ लव, वॉल्टर हिल्टन्स द स्केल ऑफ परफेक्शन, है ना, जूलियन ऑफ नॉर्विक का जो एक वर्क था, रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव एंड द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, ऑल दीज वर्क्स वेयर वेरी फेमस। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर द वर्क्स एंड द नेम ऑफ द ऑथर, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? एंड ऑल दिस वर्क्स वेयर इन्फ्लुएंस बाय द बाइबल स्टोरीज, बिब्लिकल स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होते थे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे रिलीजियस टोन के बारे में बातें करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बातें करेंगे, तो वो बाइबल से ही इंस्पायर्ड होता था। अब यहाँ पे ड्रामा की शुरुआत होती है, मिडिवल ड्रामा, है ना, ड्रामा की शुरुआत होती है, जो कि ड्रामा कहाँ से आता है? चर्च से आता है, शॉर्ट लैटिन ट्रोप से आता है। जैसे सबसे पहला जो वर्क है वो मिरेकल प्लेस, सबसे पहले सबसे मतलब जो फर्स्ट टाइप का जो ड्रामा है वो मिरेकल प्लेस था, या फिर कभी कभी इसको मिस्ट्री प्ले भी कहते हैं, या फिर मिरेकल और मिस्ट्री प्ले दोनों अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, है ना। तो मिरेकल प्ले कहते हैं कि दीज साइकिल्स ऑफ प्लेस दैट ड्रामेटाइजेस द होल क्रिश्चियन हिस्ट्री एंड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द लास्ट जजमेंट, विच मीन्स दिस इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बाइबल। तो मिरेकल प्ले जो है, सिंपल याद रखना है कि मिरेकल मतलब मिरेकल परफॉर्म करने वाला, कराने वाला। तो मिरेकल परफॉर्म कौन कराता है? सेंट्स कराते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो सेंट्स की स्टोरीज होती थी, बिब्लिकल सेंट्स, है ना, सेंट्स की जो स्टोरीज होती थी, वो मिरेकल प्ले कहलाता था। फिर मिस्ट्री कौन परफॉर्म कर सकता है? ऑब्वियसली गॉड परफॉर्म कर सकता है। तो जो क्राइस्ट के बारे में होती थी कहानियां, है ना, वो मिस्ट्री प्ले कहलाता था। तो मिरेकल और मिस्ट्री प्ले ऑलमोस्ट एक साथ ही देखा जाता है, अलग अलग भी देखा जाता है, डिपेंड करते हैं कौन से बुक से आप पढ़ रहे हो। तो मिस्ट्री प्ले विच मीन्स मिस्टीरियस चीज़ें जो हैपनिंग हो रही है, गॉड ही परफॉर्म कर सकता है, तो वो मिस्ट्री प्ले में आएगा। और मिरेकल कौन परफॉर्म कर सकता है? सेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो उनकी कहानियां इसमें आती थी।
और दे वर ऑफन परफॉर्म्ड बाय ट्रेड गिल्ड्स ऑन द वैगन एंड फिक्स स्टेज। और ये जो परफॉर्मेंस होता था वो कैसे होता था, ट्रेड गिल्ड्स के द्वारा। गिल्ड्स वैसे लोगों को कहते हैं, एक समूह को कहते हैं, जो एक्टर्स के समूह को कहते हैं गिल्ड्स। और वो लोग क्या करते थे, वैगन्स, चैरियट जैसे होता है ना, उसी तरह से वैगन्स होते थे। उस वैगन्स पे एक फिक्स स्टेज होता था और उस स्टेज पे परफॉर्म करते थे, फिर वो आगे चले जाते थे, है ना। और फेस्टिवल होता था कॉर्पस क्रिस्टी। वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, स्पेशली कॉर्पस क्रिस्टी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें वैगन्स पे ये गिल्ड्स आते थे, परफॉर्म करके फिर आगे चले जाते थे, फिर आगे की तरफ, है ना। और उसमें बहुत सारे और भी वर्क्स हैं, जैसे योग साइकिल है, चेस्टर साइकिल है, वेकफिट साइकिल है, और ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। एंड देन कम्स द मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले सिंपल मोरालिटी से समझना है कि जिसमें मोरल डीड्स हमें देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि दीज एलेगोरिकल ड्रामास इमर्स्ड इन द लेट 14th century and 15th century and featured a protagonist often named mankind or everyman, which means morality play जो था, it deals with the moral deeds of a man। तो इसके अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट होते थे उनका नाम भी इसी तरह से होता था, मैनकाइंड। मैनकाइंड which means someone who can help the mankind, someone who can help the humanity, या फिर एवरी मैन, जो कि हर मैन को डिनोट करता हो, है ना। तो एक तरह से पर्सोनिफाइड वर्जन था, एक तरह से पर्सोनिफाइड वॉइसेस थे। अब कुछ ऐसे प्लेज है जैसे एवरी मैन, विच इज वेरी फेमस वर्क। एवरी मैन इज अ वेरी फेमस वर्क। आप इसको अब देखो, एग्जाम में डीप से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, है ना, मुझे बहुत पहले का क्वेश्चन दिखा था जिसमें कि बहुत डीप से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बट स्टिल माय सजेशन वुड बी टू रीड एटलीस्ट समरी, आप इसका पढ़ लेना, है ना। मैं कुछ कुछ वर्क्स बताऊंगा जिसके समरी आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इंटरल्यूड्स भी होते थे जिसको शॉर्टर वर्जन्स कहते थे, है ना। सटारिकल प्लेस होता था जो कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता था। इंटरल्यूड का सिंपल मतलब है शॉर्ट प्लेस जो कि कोर्ट के सामने परफॉर्म किया जाता था, उसको इंटरल्यूड्स कहते थे। फिर द टाइटन्स ऑफ द एज जैसे हो गया मेजर राइटर्स, और उसके वर्क हो गए। सबसे पहला जो राइटर हमारे मेजर वर्क में आएंगे, जेफरी चौसर। लेकिन मैं चौसर से पहले वैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इनसे पहले लिखा गया था। जैसे 12th सेंचुरी में, मैं लास्ट में आता हूँ फिर ऊपर चलेंगे। जैसे 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश की गई थी। दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश की गई थी, एक था ऑर्मुलम बाय ऑर्म्स, है ना, ये ओ है, ऑर्मुलम बाय ओम्स, ठीक है। ये जो वर्क है, ऑर्मुलम जो वर्क है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बाइबल का इंटरप्रिटेशन था, बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब एक सेंस में कह सकते हैं कि रोमन कॉन्क्वेस्ट से हिस्ट्री को ट्रेस कर रहा है ऑर्मुलम के ओम के अंदर, मतलब ओम के ऑर्मुलम के अंदर। और ऑल्सो पोइटिक मीटर यूज करता है ये पोम, पोइटिक मीटर। और दूसरा जो मेजर वर्क था इसी पर्टिकुलर एज में, वो था द आउल एंड द नाइटिंगेल। द आउल एंड द नाइटिंगेल, द आउल एंड द नाइटिंगेल। और ये जो वर्क है ये 12th सेंचुरी के वर्क्स हैं। ऑर्मुलम का ओम का ऑर्मुलम, और दूसरा द ऑल एंड द नाइटिंगेल, द ऑल एंड द नाइटिंगेल। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन द 12th सेंचुरी। अब 13th सेंचुरी वैसे इस पीडीएफ में ऑलरेडी है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, बट स्टिल थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि चौसर से पहले कुछ और वर्क्स लिखे गए थे जैसे ऑर्मुलम, द ऑल एंड द नाइटिंगेल, और जिनका हमारे पास है, ऐसे बहुत सारे वर्क्स थे जो उसके राइटर्स के बारे में हमें अभी भी नहीं पता, है ना, लोगों को नहीं पता क्योंकि हम ट्रेस बैक नहीं कर पा रहे। नाउ 13th सेंचुरी में लेमन का ब्रूट, लेमन्स ब्रूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि 1205 में पब्लिश हुआ था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और इट डील्स विथ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ ब्रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पोम्स, कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ पोम्स। लेमन का ब्रूट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वर्क था इसी पर्टिकुलर टाइम में, वो था वेसेस, WACES, वेसेस।
ऑर्थेरियन, ए आर्थर, सॉरी, ARTHURIN, ऑर्थेरियन क्रॉनिकल्स। ठीक है, ऑर्थेरियन क्रॉनिकल्स। फिर आते हैं हम लोग अपने मेजर राइटर विच इज जेफरी चॉसर। नाउ वी कम टू जेफरी चॉसर हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, चॉसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर चौसर से बनेगा तो चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही वॉज अ कोर्टियर, क्योंकि वो कोर्ट में काम करते थे। ही वॉज अ डिप्लोमैट, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, एंड ही वर्कड अंडर थ्री किंग्स। इनका जो लाइफ है एंड करियर है गेव हिम अ यूनिक वेंटेज पॉइंट ऑन द डाइवर्स सोशल स्टाटा ऑफ हिज टाइम, अ पर्सपेक्टिव दैट ही मास्टरफुली कैप्चर्ड इन हिज पोएट्री। तो सिंपल समझना है, क्योंकि जब वो इटली जा रहे थे तो उन्होंने बोकाशियो से मिला, है ना। जब वो फ्रांस गए तो वहाँ के राइटर से मिला, तो उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था ये इनके लाइफ को शेप करता है, ये इनके लाइफ को बनाता है। तो चौसर एक मॉडर्न पोइट की तरह भी देखे जाते हैं। चौसर एक, कह सकते हैं कि जो इनका जो वर्क है, इनका जो करियर है, वो बहुत यूनिक वेंटेज पॉइंट पे लेके आता है। क्योंकि इनका जो जितने भी वर्क्स हैं, जैसे थ्री मेजर पीरियड्स हैं इनके, फ्रेंच पीरियड्स हैं, इटालियन पीरियड्स हैं, फिर इंग्लिश पीरियड है। तो ये जो फ्रेंच पीरियड है उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें, क्योंकि वो एक तरह से एविड, क्योंकि डिप्लोमैट थे, तो ही हैड टू गो डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू हिज वर्क। अब अपने वर्क को पूरा करने के लिए जब अलग अलग जगह जाते थे तो अलग अलग कल्चर से मिलते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, इंटेलेक्चुअल से मिलते थे, और उनका जो इन्फ्लुएंस होता था इनके ऊपर, है ना, वो हमें इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है। फिर जब इटालियन पीरियड में आते हैं, इटालियन के बाद इंग्लिश पीरियड में आते हैं, तो इनका जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलता है। नाउ क्योंकि सोफिस्टिकेशन है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है ना, और मेट्रिकल इनोवेशन भी है इनके वर्क्स के अंदर। तो हम पहले चलते हैं सबसे पहले अर्ली पोम्स में, द फ्रेंच पीरियड, जिसको हम फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि दीज वर्क्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच कोर्टली पोइट्री, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। कोर्टली पोइट्री वैसे पोइट्री को कहते हैं जिसके अंदर नाइट्स की कहानी होती है, उसके वॉर की कहानी होती है, और उसका जो लव लाइफ है उसकी कहानी होती है। वो किस तरह से वुमेन को, या जिसे भी वो पसंद करता है उसको किस तरह से वू कर रहा है ना, उसकी कहानी होती है। और पर्टिकुलरली एक वर्क था रोमन डिला रोज, है ना, वहां से इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहला वर्क है द बुक ऑफ डचेस, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ द ब्लांच। ब्लांच एक डचेस थी लंकास्टर की, तो उनके डेथ के ऊपर उन्होंने एलिजी लिखा। तो दिस इज गोइंग टू बी द अनदर क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किसके डेथ के ऊपर द बुक ऑफ डचेस लिखे गए थे। तो प्लीज डू रिमेंबर, तो ब्लांच के ऊपर लिखा गया था। सी इज अ डचेस ऑफ लंकास्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ चॉसर्स पेट्रॉन जॉन गॉन्ट। जॉन गॉन्ट जो थे वो चॉसर के पेट्रॉन थे, एंड उनकी जो डचेस थी, उनकी जो वाइफ थी, है ना, ब्लांच, उनके डेथ के ऊपर इन्होंने सबसे पहला वर्क लिखा था 1368 में, द बुक ऑफ डचेस। ठीक है, और ये जो पोम है ऑब्वियसली बात है ड्रीम विजन में लिखी गई। मोस्टली जो पोम इस समय में लिखी जाती थी वो ड्रीम विजन में लिखी जाती थी, दैट कंबाइंस कोर्टली लव, है ना, या फिर जेनुअल पैथोस। नेक्स्ट वर्क है द हाउस ऑफ फेम, विच वॉज पब्लिश बिटवीन 1378 से 1380 के बीच में, विच इज अ अनफिनिश्ड ड्रीम विजन पोम, जो कि एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ फेम और रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स, विच इज ऑल्सो रिटन इन अ ड्रीम विजन दैट सेलिब्रेट्स द सेंट वैलेंटाइंस डे। ये जो वैलेंटाइंस डे हम लोग मनाते हैं 14 फरवरी को, है ना, तो एक्चुअली में सेंट वैलेंटाइन जो थे ना, वो अपनी पूरी लाइफ क्रिश्चियनिटी के अंदर डिवोट कर दिया, जिसकी वजह से इनको एक उपाधि मिल गया सेंट वैलेंटाइन, और वहां से सेंट वैलेंटाइन डे मनाना शुरू हो गया। सेंट की उपाधि तभी दी जाती है जब कोई इंसान अपने आप को गॉड के लिए निछावर कर देता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो है उसके अंदर सबसे पहली बार सेंट वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन के बारे में बातें की गई है ना, लव और मैरिज के बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट पीरियड आता है इटालियन पीरियड इनका। चौसर का डिप्लोमेटिक मिशन होता है इटली में, जो कि उनको दांते से, पेट्रार्क से, बोकाशियो से मिलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब चौसर डिप्लोमेटिक मिशन पे इटली गए थे तो किन से मिले, तो दांते से मिले, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, है ना। अगर इटालियन रेनेसां की बात करें तो इटालियन रेनेसां के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट है दांते। पेट्रार्क हैं, बोकाशियो हैं, ऑल दीज थ्री पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट।
जो कि इन्फ्लुएंस किया किसको, हमारे चौसर को। अब इनका पहला वर्क है ट्रॉलस एंड क्रिसेड। ट्रॉलस एंड क्रिसेड नाम से पता चल रहा है कि ट्रॉय की कहानी है इसके अंदर। इट इज अ मास्टरपीस ऑफ ए साइकोलॉजिकल रियलिज्म, है ना, एक पोइटिक टेल में लिखी गई है। ट्रैजिक, ऑब्वियस बात है, ट्रैजिक स्टोरी है। ट्रोजन वॉर, ट्रोजन प्रिंस के बारे में, ट्रोजन वुमेन के बारे में, ट्रोजन वॉर के बारे में एक्सप्लोर करता है। तो अगेन दे माइट आस्क यू, ट्रॉलस एंड क्रिसेड के अंदर किस वॉर के बारे में चर्चा की गई है, तो ट्रोजन वॉर के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि ड्रीम विजन में अगेन लिखी गई है, जो कि वर्चुअस वुमेन के बारे में बात ही करती है ना, वर्चुअस वुमेन के बारे में हेरोइक कपलेट में लिखी गई। अब कैंटरबरी टेल्स को अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, और मुझे लगता है कि कैंटरबरी टेल्स शायद सिलेबस में है भी, तो कैंटरबरी टेल्स को वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द मेजर वर्क रिटन इन इंग्लिश बाय जेफरी चॉसर। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक पिलग्रिम, मतलब एक पिलग्रिमेज है जहाँ पे 29 पिलग्रिम जा रहे होते हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन में, है ना, कैंटरबरी के पास। और उसका जो होस्ट होता है वो हैरी बैली होता है। और हैरी बैली का कहना होता है कि जाते वक्त और आते वक्त दो दो स्टोरीज हमें बतानी है, बट एक्चुअली दिस इज अनफिनिश्ड वर्क, है ना। बस इतना याद रखने की जरूरत है। और इसके अंदर जनरल प्रोलॉग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रोस्क्राइब किया गया है। सो अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो बेसिकली पिलग्रिम के बारे में पूछा जाएगा, और जनरल प्रोलॉग से ही क्वेश्चंस आएंगे। जहां से भी क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल प्रोलॉग से ही क्वेश्चन आते हैं। बट कुछ नोटेबल टेल्स हैं, जैसे नाइट टेल्स हो गया, मिलर टेल हो गया, द वाइफ ऑफ बाथ हो गया, द पार्टनर्स प्रोलॉग हो गया, द फ्रैंकल्स टेल हो गया, और द नन प्रिस्टर। दीज आर सम ऑफ द मेजर और नोटेबल टेल्स कह सकते हैं इस वर्क के अंदर है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। कुछ शॉर्टर पोम्स चौसर ने लिखे, जैसे टू हिज स्क्राइब एडम, जेंटलनेस, लेक ऑफ स्ट्रीट फास्टेडनेस, द कंप्लेंट ऑफ चौसर्स टू हिज पर्स। सो इतना फेमस वर्क नहीं है, दे विल नेवर आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, बट स्टिल जस्ट टू रिमेंबर कि ये सारे वर्क्स भी उनके लिखे गए थे ना। कुछ प्रोज वर्क, जैसे अ ट्रीटिज ऑन द एस्ट्रोबल, अ साइंटिफिक वर्क रिटन इन हिज सन लुइस। और दूसरा है द ट्रांजिशन ऑफ बोथायस, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी। ये सारे प्रोज वर्क्स हैं इस पर्टिकुलर एज में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे विलियम लैंगलैंड, अ कॉन्टेम्पररी टू चॉसर। मे बी दे विल आस्क यू, कभी यूजीसी पहले क्वेश्चन पूछा करता था कि इसमें से कौन से कॉन्टेम्पररी राइटर्स हैं चौसर के। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम अर्लियर, बट हो सकता है कि इस एग्जाम में भी पूछ दे, तो आपको सारे कॉन्टेम्पररी राइटर्स को याद रखना है। विलियम लैंगलैंड 1332 से 1386 is a contemporary of Chaucer. William Langland offers a starkly different vision of 14th century England. ये चौसर से बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा करते थे। इनका जो वर्क है वो एलेगोरिकल पोम है। Piers Plowman is a powerful, passionate critic of social, religious, and corruption of a profound exploration of Christian life. Which means जो Piers Plowman है इनका जो सबसे मेजर वर्क है, it deals with Christian लाइफ, है ना। वो क्रिश्चियन एक्सप्लोरेशन होता है जिसके अंदर प्रोफाउंड करप्शन दिखाया गया है, रिलीजियस सेंटिमेंट दिखाया गया है, रिलीजियस करप्शन दिखाया गया है, सोशल करप्शन दिखाया गया है ना, सोशल लाइफ को दिखाया गया है। नाउ ऐसे इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। द कॉम्प्लेक्स ऑफ चैलेंजिंग वर्क्स एग्जिस्ट इन 3 डिस्टिंक्ट वर्सेस, रिटन बिटवीन 1360s और 1380s के बीच में लिखी गई थी। द पोएम इज अ सीरीज ऑफ ड्रीम विजन। ऑब्वियसली मैंने बोला सारे के सारे वर्क्स इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ड्रीम विजन में लिखी जाती थी, इन विच द नरेटर जो है एम्बार्क ऑन ए क्वेस्ट ऑफ फॉर ट्रुथ जानने की कोशिश होती थी, है ना। एक ड्रीम विजन होता था जिसमें ट्रुथ ढूंढने की कोशिश होती थी। ही इनकाउंटर्ड अ वास्ट एरिया ऑफ एलिगोरिकल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग होली चर्च, लेडी मेड, है ना, जो कि ब्राइब करती है, रीजन, 7 डेडली सिंस, ऑल दीज आर कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम, है ना। आगे चलते हैं द पर्ल पोएट्स, बहुत फेमस है पर्ल पोएट्स, जिसके अंदर गोएन पोएट्स भी माना जाता है उनको। तो कहता है कि दीज आर द anonymous author of 4 of the most important poems of the alliterative verse, या फिर alliterative revival। इनको बोला जाता है पर्ल पोएट्स, गोएन पोएट्स, है ना। इनके जैसे वर्क्स हैं पर्ल, अ ड्रीम विजन पोएम है which grieving father of grant a vision of a deceased daughter which is a pearl इन द सेलेस्टियल पैराडाइज, जो कि कह सकते ग्रीफ, लॉस और डिवाइन ग्रेस को एक्सप्लोर करता है। तो पर्ल पोइट ड्रीम विजन में लिखी गई है, अपने फादर के ग्रीव में लिखी गई है, जो जिसको एक विजन मिलता है ना, अपनी डिजीज डॉटर के लिए। नेक्स्ट वर्क है क्लीननेस, जिसको प्योरिटी भी कहते हैं, जिसके अंदर बिब्लिकल स्टोरीज हैं, है ना, फूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सॉडमन एंड गोमरा एंड बालसजार फीस्ट
इन सब के बारे में इसमें दिखाई गई है, प्योरिटी के बारे में दिखाई गई है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन के बारे में दिखाई गई है। नेक्स्ट है पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अनदर कह सकते हैं कि होमिलेटिक पोम है जो कि कहानी बताता है जॉन के बारे में, एंड विल्स ऑफ एलिगरी वर्च्यू ऑफ पेशेंस। वैसे ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, सिंपली हमें याद रखना है पर्ल पोइट के बारे में सिर्फ याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट, इट इज अ ज्वेल ऑफ द क्राउन ऑफ द अलिटरेटिव रिवाइवल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड इट डील्स विद द सर गोइन्स इनकाउंटर ऑफ अ मिस्टीरियस ग्रीन नाइट, है ना। सर गोइन का इनकाउंटर होता है मिस्टीरियस ग्रीन नाइट से, है ना, और सोफिस्टिकेटेड है, सस्पेंसफुल एक्सप्लोरेशन है, सिविलिटी का, टेम्पटेशन का, ह्यूमन इनपरफेक्शन का, है ना, इस पर्टिकुलर पोएम है द गोइन एंड द ग्रीन नाइट। नेक्स्ट राइटर हमारे जॉन गॉर, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ही इज अ फ्रेंड एंड कॉन्टेम्परेरी टू चॉसर, गॉर एंड अ वेल्दी, ही वॉज अ वेल्दी पर्सन, लर्नेड पोइट थे, है ना, फ्रेंच आता था उनको, लैटिन आता था, इंग्लिश आता था। और इनके जो मेजर वर्क है मिरर डिलामे, जिसको स्पेकुलम मेडिटेंटिस भी कहते हैं, जो कि फ्रेंच में लिखी गई थी। देखो क्वेश्चन बनेगा इसमें कि कौन सा ऐसा वर्क है जॉन गॉर का जो कि फ्रेंच में लिखा गया था, तो स्पेकुलम मेडिटेंटिस विच इज ऑल्सो नोन एज मिरर डिलामा, विच इज ए लॉन्ग एरिगोरिकल पोएम। नेक्स्ट है वॉक्स क्लेमेंटिस, जो कि लैटिन में लिखा है, नाम से पता चला वॉक्स क्लेमेंटिस लैटिन में ही लिखा गया होगा, जो कि ड्रीम विजन में भी लिखा गया है, जिसके अंदर पीजेंस रिवॉल्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। नेक्स्ट वर्क है कन्फेशियो मेंटिस विच इज रिटन इन इंग्लिश, तो आपको बस इस तरह से याद रखना है, फ्रेंच में लिखा गया था मिरर डिलमो, नेक्स्ट वॉक्स क्लेमेंटिस जो कि लैटिन में लिखा गया, कन्फेशियो मेंटिस विच वॉज रिटन इन इंग्लिश, है ना, और ये गौर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। क्लियर है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, जैसे जॉन लिजिगेट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज अ मॉन्क, है ना, और इनका जो मेजर वर्क है द ट्रॉय बुक, द सेज ऑफ थीव्स एंड द फॉल ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट वर्क है थॉमस हॉकलिफ, थॉमस हॉकलिफ ही वाज अ क्लर्जी इन अ प्राइवेट सील ऑफिस। थॉमस हॉकलिफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, उनका जो मेजर वर्क है वो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस एंड द सीरीज ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स नोन एज द सीरीज। नेक्स्ट है थॉमस मेलोडी, थॉमस मेलोडी ही वाज अ नाइट, ही वाज अ सोल्जर एंड ही स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। और मेलोडी का जो वर्क है मेजर वर्क है लिमोटा डी ऑथर, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है हमें, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। और ये जो कैक्सटन है प्रिंटेड हिज एडिशन इन 1485। नेक्स्ट है मार्जरी कैंप, मार्जरी कैंप अ मिस्टिक फ्रॉम अ किंग्स लैंड। मार्जरी कैंप डेडिकेटेड व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका बुक है द बुक ऑफ मार्जरी कैंप, बहुत फेमस वर्क है, प्लीज डू रिमेंबर मार्जरी कैंप का यही वर्क है। वो पिलग्रिम के बारे में बातें करते हैं, है ना, करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जूलियन ऑफ नॉर्विक, वैसे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है बट फिर भी याद रखने की जरूरत है। नॉर्विक इनका जो वर्क है द रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव, बस इतना याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट हेनरिसन, अनदर स्कॉटिश मेकर, स्कॉटिश पोएट, जिनके मेजर वर्क है द मोरल फैबलेस ऑफ इसोप एंड फिडिगन एंड द टेस्टामेंट ऑफ द क्रिसेड, अ पावरफुल ऑफ ट्रेजिक सीक्वल, चौसर के जो ट्रॉयलस एंड क्रिसेड है उसी का एक तरह से है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, ही इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएट। नेक्स्ट जॉन स्केल्टन, जॉन स्केल्टन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि इनके जो मेजर वर्क है द बॉज ऑफ कोड, फ्लिप स्पैरो एंड कॉलिन क्लॉट। He was also poet laureate who served as a tutor of the to the future King Henry VIII. ये भी याद रखने की जरूरत है, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, एक ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस तो पूछ नहीं रहा, तो हमें बस इम्पॉर्टेंट मतलब जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई, जितनी भी घटनाएं घटित हुई इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसको याद रखने की ज़रूरत है, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट राइटर्स को याद करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद करने की ज़रूरत है, और किस तरह से चीज़ें बदली, जैसे मेजर जो लैंग्वेज था मिडिल इंग्लिश पीरियड का वो फ्रेंच था, है ना, कोर्ट में लैटिन बोला जाता था, या फिर बाद में 1100 से इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। सो ऑल दीज क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू, है ना, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स है, दे माइट आस्क यू, है ना, बस इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पीजेंट रिवॉल्ट्स के बारे में पूछ देगा, या फिर आपसे पूछ देगा ये एक और हुआ था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में हुआ था, प्लीज डू रिमेंबर दिस। इसमें जो मैग्ना कार्टा है ना, इसमें तो एक तरह से किंग और आर्क बिशप के बीच का एक कह सकते हैं कि ट्रेटिस था, जिसके अंदर
सिर्फ और सिर्फ सेंट्स और बैरन्स जो थे, है ना, उनके लाइफ के बारे में या फिर उनकी सेफ्टी के बारे में, है ना, उनके उनके राइट्स के बारे में बातें की गई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। 1215 में मैग्ना कार्टा होता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर जो कि मुझे याद आया। बट दिस इज ऑल। मिडिल ईस्ट पीरियड में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, नथिंग विल आस्क मोर देन दैट एग्जामिनेशन में। इससे भी ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा डीप आप क्या पढ़ोगे, है ना। तो एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।